नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कबीर का एक दोहा था, जाति ना पूछो साधु की। लेकिन आज अगर कबीर होते तो राहुल गांधी उनसे नया दोहा लिखवाते और राहुल गांधी कबीर को कहते कि उनको दोहा इस तरह से लिखना चाहिए कि जाति ही पूछो साधु की। क्योंकि राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से हर चीज में जाति देख रहे हैं। उनको हर चीज में, हर एंगल में उनको जाति और जाति दिखती है। जब वो संसद में बोलते हैं तब जाति दिखती है, चुनाव में जाते हैं तब जाति दिखती है। पिछला पूरा चुनाव उन्होंने जातिगत जनगणना का एक बड़ा मुद्दा बनाया और यह कहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आज भी वो लगातार वही मुद्दा उठा रहे हैं। यह और बात है कि 2011 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन उसके आंकड़े आज तक जारी नहीं किए। देश का ना जाने कितना पैसा उस जातिगत जनगणना में 2011 में कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसने जातिगत जनगणना पे लगा दिया, लेकिन वो आंकड़े देश के सामने नहीं आए। और आज राहुल गांधी एक बार फिर कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उनको हर चीज में जाति ही दिख रही है। जाति है कि जाति नहीं। यहां तक कि राहुल गांधी बजट में, बजट बनाने वाले अधिकारियों में और बजट के हलवे की भी जाति देख रहे हैं। अब वो किस किस में जाति देखेंगे मुझे नहीं मालूम। आज मैं भी राहुल गांधी के बयानों से थोड़ा डरा हुआ था। जब मैं शो पे आने से पहले सोच रहा था क्या कपड़े पहनूं, तो मुझे लगा ये नीला रंग ठीक रहेगा, क्योंकि इस नीले रंग की जाति जो है वो थोड़ा थोड़ा ओबीसी और दलित जाति होती है। अगर मैं कोई और कपड़े पहन लेता तो पता नहीं, सफेद रंग की तो कोई जाति होती नहीं, तो सफेद शर्ट तो आप पहन सकते हैं क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन नीले रंग की एक जाति होती है। अगर मैं लाल पहन लेता तो उसकी जाति कुछ और होती, तो पता नहीं, मैं भी शायद दलितों पर और ओबीसी पर जो है अत्याचार करने वालों में गिना जाता। इसलिए आज मैंने कपड़े भी सोच समझ के पहने, क्योंकि राहुल गांधी जी अब से थोड़े दिन बाद शायद कपड़ों में भी जातियां तलाशने लगेंगे। राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं, इसको जानना समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझना और डिकोड करना राहुल गांधी की राजनीति को है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि राहुल गांधी की एक ही रणनीति है, और वो रणनीति है कि हिंदुओं को बांटो जातियों में, मुसलमानों को एक साथ लाओ, अपने साथ लाओ, और इस तरह से एक विनिंग फॉर्मूला बनाओ। वो विनिंग फॉर्मूला तब कांग्रेस का बन सकता है, राहुल गांधी का बन सकता है, जब वो हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे। उनको मालूम है कि बीजेपी के साथ इस वक्त 36-37% वोटर है जो हिंदू वोटर है, और राहुल गांधी को अगर सत्ता में आना है तो उस पे जो 35-36-37% बीजेपी का वोटर है उसको डिवाइड करना है जातियों में, ताकि वो डिवाइड होकर वो कांग्रेस के पास चला जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में यह फॉर्मूला कामयाब भी हुआ, जिसका नतीजा यह आया कि इंडी गठबंधन को वहां पर अच्छी खासी तादाद में सीटें मिली। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 7 सीटें मिल गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। तो सीधा सीधा उनका पूरा का पूरा जो राजनीति है, हिंदुओं को बांटो और इस तरह से एक विनिंग फॉर्मूला बनाओ। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, विनिंग फॉर्मूला हर पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने इस फॉर्मूले को बनाने के चक्कर में बहुत दूर तो नहीं निकल जा रहे? क्योंकि अगर उन्हें बजट में और हलवे में भी जाति दिख रही है तो फिर सवाल उठाना यह बड़ा लाजमी है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा डिकोड करता चलूंगा, और जरा राहुल गांधी का पहले एक बयान सुन लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको कुछ चीजें सुनवाऊंगा और साथ साथ राहुल गांधी को डिकोड करते चलेंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी का आज पहला बयान, जिसको सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सर पकड़कर बैठ गई। सुनिए जरा। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज।
सर 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। तो राहुल गांधी ये देख रहे थे कि बजट बनाने वाले कितने अधिकारी ओबीसी हैं, कितने जो है अधिकारी जो है पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। वो इस तरह से बजट को भी जाति में बांटकर देख रहे थे। अगली बार से वित्त मंत्री को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जो उनकी टीम बनाए, बजट बनाने वाली जो टीम हो, उसमें जातिगत आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, उस आधार पर देश का बजट बनना चाहिए बजट बनाने वाली टीम में। और इसी तरह से मुझे लगता है आज तो एक अच्छी खबर यह आई थी कि मनु भाकर को पहला मेडल मिला। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस पर भी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि उनके नाम में मनु है, मनुवाद है। मनु भाकर के नाम में मनुवाद झलकता है, तो मनु भाकर का नाम बदलना चाहिए। नहीं तो शायद राहुल गांधी मनु भाकर के मेडल को स्वीकार ना करें। वो कह सकते हैं कि इनका नाम में मनु है और हम इनका मेडल स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि हलवे का वो देख रहे थे, जाति देख रहे थे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, जो प्रियंका गांधी के जो है वो राजनीतिक सलाहकार रह चुका, उन्होंने कहा कि दरअसल गांधी परिवार ने 60 साल तक देश का हलवा खाया और इसलिए उन्हें हलवा ही हलवा दिखता है। और इसलिए जब हलवा हार नहीं मिला तो उनको इस बात की चिंता हो रही है कि उनको हलवा क्यों नहीं मिला, सत्ता की मलाई क्यों नहीं मिली। उनका इशारा इस और था। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा, जरा उस टीम को एक बार फिर दिखाइए, मैं ये भी आपको समझा देता हूं। राहुल गांधी ने जिस बजट को लेकर इशारा किया था कि इस बजट में ये जाति जो ढूंढ रहे थे, इस तस्वीर में 5 आईएएस अधिकारी मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 5 आईएएस अधिकारी राहुल गांधी जी के पिता के समय के अधिकारी हैं। जब राहुल गांधी के पिता इस देश को चला रहे थे, उस वक्त के ये 5 अधिकारी हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का और अपने पिताजी का शायद इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 में आ गई थी। और अगर वो 1990 में जो रिपोर्ट आई थी, अगर 1980 में जो रिपोर्ट आई थी, अगर उसी समय उसको लागू कर देती कांग्रेस, तो आज इस तस्वीर में आपको ओबीसी और दलित दिखाई देते। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने वो रिपोर्ट जारी नहीं की, इसलिए आपको इस तस्वीर में राजीव गांधी जी के समय के सारे अधिकारी दिख रहे हैं। तो ये तो इस तस्वीर की हकीकत है, बजट बनाने वाले अधिकारियों की हकीकत है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, कांग्रेस के समय में जो बजट बनाते थे। सवाल यह कि बीजेपी क्या ऐसा कर रही है। तो कांग्रेस के समय में जो बजट बनाने वाले थे, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, और इसमें भी जो अधिकारियों की लिस्ट है, जो अधिकारी बजट बना रहे थे, उसमें SC ST जो हैं उनकी संख्या 0 है। यानी एक भी अधिकारी कांग्रेस के समय में बजट बनाने वालों में वो SC ST होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता? इसको JP नड्डा ने कुछ समय पहले एक बात बताई थी। उन्होंने संसद में ही, राहुल गांधी ने जब अधिकारियों में ओबीसी और दलित ढूंढने शुरू किए थे, तो JP नड्डा ने वो बात उन्होंने बताई थी कि ऐसा क्यों होता है। जरा JP नड्डा को सुन लीजिए, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, अगर आप उसको नहीं समझेंगे, परत दर परत नहीं समझेंगे, तो ये देश एक बार फिर से जाति का जो संघर्ष है, उस आग में देश जल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको सिलसिलेवार तरीके से आप समझे। सुनिए जरा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन, और 1995-96 में SC ST और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए,
मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। तो जेपी नड्डा थे जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो थ्योरी देते हैं वो कितनी बोगस है। वैसे सोशल मीडिया पर आज चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी के जो भाषण हैं वो बहुत सोच समझ के लिखे जा रहे हैं। वो भाषण कहीं ना कहीं उसके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो कुछ वामपंथी, कुछ अर्बन नक्सल और कुछ नक्सलवादी मानसिकता वाले हैं, जो इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। वही लोग राहुल गांधी का पूरा भाषण लिख रहे हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पे जारी है। वैसे ये भी बता दूं, राहुल गांधी जब पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर बोले थे तो उन्होंने सबसे पहले हिंदुओं को हिंसक कहा था, और आज भी उनके भाषण में इसकी झलक थी। तो वह हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, जाति में बांटने की बात करते हैं, और दूसरा काम वो जो करते हैं वो झूठ बोलने का काम करते हैं। आज भी उन्होंने उनके झूठ को लोकसभा स्पीकर ने पकड़ा, और अल्टीमेटली जब उन्होंने लोकसभा स्पीकर ने कुछ आपत्ति जताई तो राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि उन्हें सदन में जो टेक्निकल चीजें हैं सदन की, उसको उनको जानकारी नहीं है। सोचिए, यह व्यक्ति 10 साल से संसद में है, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं मालूम कि संसद की प्रक्रिया क्या है। जरा यह हिस्सा भी देखिए। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कह। एक मिनट प्लीज, आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया वो संसदीय परंपराओं का उन्होंने एक तरह से हनन किया था। और मैंने पहले भी कहा, राहुल गांधी कई बार सदन में, सदन के बाहर झूठ बोलते पकड़े गए हैं। अग्निवीर को लेकर उन्होंने सदन में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल झूठ था, वो साबित हो चुका है। उन्होंने अग्निवीर को जो पैसा मिला रहा है उसको लेकर राहुल गांधी ने सरासर झूठ बोला, एक बार नहीं 2 बार झूठ बोला। और अपने झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने अग्निवीर के परिवार के पास, मैंने आपको 2 टूक में पहले भी बताया था, उन्होंने अग्निवीर के परिवार के पास अपना एक कार्यकर्ता भेजा, अपना एक लोकल लीडर भेजा, और अग्निवीर के परिवार से भी झूठ बुलवाया कि मुझे मुआवजा नहीं मिला है, जबकि अग्निवीर के परिवार के बैंक में वो पैसा पहुंच गया था। आज राजनाथ सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई, और राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर जब भी मुझे कहा जाएगा तो अग्निवीर पर एक एक झूठ और एक एक तथ्य जो सदन में रख देंगे। राजनाथ सिंह को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं।
सुना आपने राजनाथ सिंह ने क्या कहा। और राहुल गांधी, मैंने बार बार बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में हिंदुओं को हिंसक बताया था। विपक्ष के नेता के तौर पर जब उन्होंने अपना पहला भाषण शुरू कहा तो उन्होंने कहा जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये राहुल गांधी के वर्ड थे। बाद में प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया तो राहुल गांधी ने अपनी बात को घुमा फिरा कर इधर उधर से निकलकर बचने की कोशिश की। लेकिन आज भी राहुल गांधी ने कभी कमल के बहाने, कमल जिस पे लक्ष्मी विराजती हैं, अब राहुल गांधी को इसलिए कमल से चिढ़ है क्योंकि वो बीजेपी का सिंबल है, लेकिन कमल जो है वो है जिस पर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी विराजती हैं। तो आज उन्होंने कमल को लेकर, चक्रव्यूह को लेकर एक तरफ हिंदुओं को निकृष्ट दिखाने की कोशिश की, दूसरी तरफ उन्होंने बाकी धर्मों को पूरा सम्मान भी दिया जो देना चाहिए, और बाकी धर्मों को उन्होंने कहा कि वहां पर तो जैसे कोई छुआछूत ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी पूरी तरह से झूठ बोला था। सुनिए राहुल गांधी को, उसके बाद मैं उनका झूठ बताता हूं। इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समझा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। तो ये राहुल गांधी का झूठ था। ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी जानते ना हो, राहुल गांधी को यह मालूम ना हो कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जा सकती। उन्होंने मुसलमानों के प्रति उदार दिखने के लिए कहा कि मस्जिदों में हर कोई जा सकता है, जबकि सच तो यह है कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है, शिया और सुन्नी की मस्जिदें अलग अलग होती हैं। अहमदिया मुसलमानों को बाकियों की मस्जिदों में जाने नहीं दिया जाता, और अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं। ये राहुल गांधी को जानकारी होगी, लेकिन मैंने कहा राहुल गांधी का भाषण जो है देश तोड़ने वाली ताकतें लिख रही हैं, इसलिए उन्होंने बाकी धर्मों को बहुत बेहतर बताया, लेकिन उनका प्रहार सिर्फ हिंदुओं पर होता है, हिंदुत्व पर होता है। राहुल गांधी को यह भी मालूम होना चाहिए, पंजाब से लेकर अमेरिका तक हर जगह सिखों के गुरुद्वारे अलग अलग होते हैं। जो दलित सिख होते हैं उनके गुरुद्वारे अलग होते हैं, उनके शमशान घाट अलग होते हैं। जट सिख जो हैं वो अपने गुरुद्वारे में दलित सिखों को नहीं जाने देते, उनको अपने शमशान घाट अलग बनाने पड़ते हैं। दलित सिखों की स्थिति यह है, और इसीलिए पंजाब में दलित सिख जो हैं वो बड़े पैमाने पर उनका धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी उस पर कभी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अटैक हिंदुओं पर करना है। और राहुल गांधी ये भी नहीं जानते कि चर्च भी बैप्टिस्ट और जो दूसरे लोग होते हैं उनके अलग अलग चर्च होते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को सिर्फ हिंदुओं पर हमला करना था। और क्योंकि राहुल गांधी को तस्वीरें दिखाने का बहुत शौक है, मेरे साथ गेस्ट सब जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी को सदन में तस्वीरें दिखाने का बहुत शौक है, तो मैं आज की डिबेट में इससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवाऊं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं। ये राहुल गांधी को तस्वीरें दिखाने का शौक है संसद में, तो वहां तो तस्वीरें, पोस्टर नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन दो टूक में कुछ तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी को तस्वीरें देखने का शौक है, दिखाने का शौक है, तो मैं आपको बता दूं। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने संसद में बार बार शिव जी की तस्वीर दिखाई थी, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उन्होंने पैगंबर साहब की कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। क्यों नहीं दिखाई थी? क्योंकि पैगंबर साहब की तस्वीर दिखाते तो उनको मालूम पड़ जाता कि हिंसक कौन होता है। राहुल गांधी के जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा पैगंबर साहब की तस्वीर है ही नहीं, वो झूठ है। मेरे पास एक खबर है, और यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जो राहुल गांधी और उनकी टीम को बहुत पसंद है। और यह खबर यह कहती है कि एक टीचर ने मोहम्मद साहब की तस्वीर दिखाई और उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसका मतलब मोहम्मद साहब की तस्वीर है, लेकिन राहुल गांधी ने मोहम्मद साहब की तस्वीर नहीं दिखाई, क्योंकि राहुल गांधी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना जानते हैं, पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जूते से कुचलना भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, और इसलिए उन्होंने बार बार भगवान शिव की तस्वीर न सिर्फ दिखाई, बल्कि उसे अपमानजनक तरीके से दिखाने के बाद टेबल पर पटक दिया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर एक खबर का हिस्सा है। मैंने आपको पहले भी कहा
वो तस्वीर जो है वो खबर आप देख रहे हैं, ये खबर ये कहती है रेडिकल हिंदू ग्रुप्स बिगर थ्रेट देन एलईटी सेज राहुल। राहुल गांधी ने कहा था लश्कर तैयबा जैसा आतंकवादी जो संगठन है उससे ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू संगठन है। मैंने इसलिए आपसे कहा राहुल गांधी हिंदुओं से जो नफरत करते हैं वो उनकी बार बार दिखती है और इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। यह भी मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको कुछ और पोस्टर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर उन किसान नेताओं की है जिनसे राहुल गांधी मिले थे संसद में जाकर। ये वो किसान नेता हैं, 7 किसान नेता राहुल गांधी से संसद में जाकर मिले थे। क्या आपको मालूम है, राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इन 7 किसानों में कौन सा दलित और ओबीसी किसान है? राहुल गांधी पंजाब के जट सिख किसानों से मिले थे। इन 7 किसानों में, 7 सिख किसानों में एक भी दलित और ओबीसी किसान नहीं था। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, जब वो बजट बनाने वाले अधिकारियों में ओबीसी और दलित ढूंढ रहे हैं तो वो जिन किसानों से मिलते हैं उनमें उनको ओबीसी और दलित किसान क्यों नहीं मिलते, सिर्फ जट सिख किसान उनको क्यों मिलते हैं? और राहुल गांधी जी, जिन 1400-1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की, कर्नाटक में आपकी सरकार में जिन 1200 किसानों ने आत्महत्या की, उन 1200 किसानों में ज्यादातर दलित हैं, ओबीसी हैं। लेकिन दलित और ओबीसी किसानों से राहुल गांधी नहीं मिलते, लेकिन बाकी किसानों से मिलते हैं। तो राहुल गांधी जी, जब आप किसी डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसकी संख्या देख लिया करिए, उसमें भी रिजर्वेशन कर दिया करिए कि उसमें कितने सिख आपसे मिलने जो आएंगे दलित होंगे और कितने जट सिख होंगे, और बाकी आपसे डेलीगेशन मिलने आएंगे उसमें कितने ओबीसी होंगे। मेरे पास एक लिस्ट कांग्रेस के महासचिवों की लिस्ट है, और कांग्रेस के महासचिवों की लिस्ट में कितने दलित हैं मुझे कोई समझ में नहीं आया। कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा इनमें से कौन सा जो है वो ओबीसी है और कौन सा वो आदिवासी है। कांग्रेस के महासचिव को लिस्ट में अविनाश पांडे, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, ये कांग्रेस के महासचिवों की लिस्ट है। क्या इसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या है क्या महासचिवों के लिस्ट में? कांग्रेस की एक और लिस्ट है मेरे पास। कांग्रेस ने जब गठबंधन बनाने शुरू किए थे तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। इस पूरी कमेटी में एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी दलित नहीं है। सभी जो इनकी कमेटी में, कांग्रेस की कमेटी में लोग हैं वो सब उच्च जाति के लोग हैं। कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी है, एक भी दलित ओबीसी नहीं है। तो सोचिए आप दलितों को कैसे कांग्रेस में न्याय मिलेगा? अगर कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो पूरी की पूरी ऐसे लोगों से होगी जिसमें कोई दलित ओबीसी नहीं होगा, तो फिर पूरी कमेटी जो है वो कांग्रेस में जो शिकायत लेकर जाएगा, अनुशासन समिति के पास जाएगा, तो वो तो जातिगत आधार पर करेगी, वो तो ओबीसी और पिछड़ों को न्याय ही नहीं देगी। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो आज दिखाई जा सकती हैं, और राहुल गांधी को आईना वो दिखाना चाहिए। लेकिन अब मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनकी ओर मुखातिब होता हूं। मेरी आज की डिबेट में 5 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। मेरे साथ युवराज पोखरना जुड़े हैं, युवराज पोखरना राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं और दुर्भाग्य से वो तो ब्राह्मण हैं। मैं नहीं कह रहा दुर्भाग्य से, लेकिन राहुल जी के शब्दों में दुर्भाग्य से विजय कौशिक जी ब्राह्मण है, दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है। तुहिन सिन्हा जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत। विजय कौशिक जी, सब जाति जाति चलेगा देश में क्या? जाति के अलावा देश में कुछ नहीं चलेगा। बजट में भी जाति, हलवे में भी जाति, कपड़ों में भी जाति। बोलिए अशोक भाई, मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आज के समय में जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठन सिर्फ एक डमी बनकर रह गए हैं, आप हिंदुओं की आवाज बनकर, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ जल्दी ही आप हिंदू संगठन के किसी के मुखिया हो सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको। सर, मुझे किसी हिंदू संगठन का मुखिया नहीं होना, लेकिन मैं एक हिंदू हूं
और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। जब बार बार राहुल गांधी मेरे हिंदू धर्म को गाली देते हैं, बार बार मेरे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो मुझे खराब लगता है। वो बाकी धर्मों का कितना सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो सिखों का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम्स का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो ईसाइयों का सम्मान करते हैं, वैसे वो हिंदुओं का भी सम्मान कर सकते हैं ना। लेकिन उनको हिंदू, मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जाति क्या है, लेकिन इतनी नफरत उनके मन में हिंदुओं को लेकर क्या क्यों है? अशोक भाई, सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दी थी। सर मैं उसकी, सर मुझे राहुल जी पर बताइए, मुझे राहुल जी पर बताइए प्लीज। मैं सिखों का सम्मान करता हूं, मैं ईसाइयों का, मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं, उनके गुरुओं का, उनके पैगंबर साहब का और सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं सीधे से आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने आज जो बातें कही, मुझे बताइए राहुल गांधी हिंदुओं को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं? अगर आप एंकर होकर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। बड़े बड़े गुरु शहीद हुए हैं, आप तो बात ही उठा रहे हैं, केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब बात राहुल गांधी जी की हम कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी रिसर्च है जिसके मुताबिक राहुल गांधी जी हिंदुओं को अलग अलग बांटकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, कम से कम मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से गलत बात है। यह बात जरूर सत्य हो सकती है कि उनके सलाहकार उनके सामने जो तस्वीर पेश कर रहे हों, उसके मुताबिक राहुल गांधी जी अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत ना कर पा रहे हैं। अब उसमें आपने कहा कि भाई उसमें वामपंथी हैं, उसमें अर्बन नक्सली हैं। मैं ये कह रहा हूं, देश की तो छोड़िए, अगर हम अर्बन नक्सली और वामपंथियों के हिसाब से कांग्रेस को चलाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जाएगी। देश तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की चीज है। देश तोड़ने की बात सोचना तो बहुत बड़ी बात है, हम कांग्रेस को ही तोड़ लेंगे। और जो आपने बातें रखी हैं बिल्कुल तर्कसंगत रखी है कि भाई राहुल गांधी जी को भी हर आदमी की जाति देखकर मिलना चाहिए और जाति के हिसाब से कांग्रेस में बंटवारा कर देना चाहिए। कम से कम ब्राह्मण समाज को भी पता चलेगा, वैश्य समाज को भी पता चलेगा कि भाई कहीं इस आरक्षण के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मण और वैश्य समाज की कांग्रेस में भी कहीं जरूरत नहीं रही है। तो कम से कम एक फैसला लेने में तो आसानी होगी। जो बात हम देश पर लागू करना चाहते हैं वो हमें पार्टी में करनी चाहिए निश्चित तौर पर। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। विजय कौशिक जी, बधाई आपको, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कांग्रेस में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वैसे मुझे नहीं पता उस फॉर्मूले के हिसाब से, मुझे नहीं पता उस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह बनती है नहीं बनती उस जगह के हिसाब, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या। आपको ज्यादा बेहतर होगा, मैं उनकी जाति के बारे में ना जानता हूं ना मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम उनका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा कांग्रेस के अंदर। सुनिए, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, उन्होंने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। आपकी जानकारी के लिए भी आपको स्पष्ट कर दूं मैं, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम होगा। उस हिसाब से वो ब्राह्मण हुए तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम ब्राह्मण होकर ये दावा करते हैं कि वे पिछड़ी जाति और उनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कांग्रेस के संविधान में हमें ये बात लिखनी होगी कि कांग्रेस की तरफ से जब भी प्रधानमंत्री या मंत्री जितने भी बनेंगे वो सब उन्हीं जातियों के होंगे, ब्राह्मण वैश्य उच्च जात से। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए, यह भी उसमें लिखी है संविधान में। इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। और राहुल गांधी अगर राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है जैसा वो दावा करते हैं, और हिंदू तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है, कोई अगर विदेशी परिवार से आए, कोई अगर जो है कोई पारसी हो, कोई मुस्लिम हो, वो भी अगर उसकी जाति बदलती है तो हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि सबको स्वीकार कर लेते हैं। कोई अगर कह दे जनेऊ पहन ले तो हिंदू उसको ब्राह्मण मान लेते हैं। और हिंदुओं में ऐसा भी नहीं कि जनेऊ ब्राह्मण को ही पहनने की इजाजत है, दूसरे दलित पहले भी जनेऊ पहनते, तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है विजय भाई, अगर इसकी शुरुआत हो तो इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई दलित, ओबीसी, आदिवासी को बैठाना चाहिए। मेरी 2 लाइनें और सुन लीजिए। मैं एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं, वो बात राहुल गांधी जी तक जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि जो उनके सलाहकार हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जाति का झगड़ा केवल हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी उससे ज्यादा है, ईसाइयों में भी उससे ज्यादा है। उनके यहाँ पोप को लेकर कितनी तरह की बातें चलती हैं और उनके यहाँ कितने जातिगत झगड़े हैं,
आप किसी भी जाति को ले लीजिए, सिखों के अंदर भी है। और मैं तो सिख भाइयों से भी पूछता हूं कि भैया अगर आप हिंदुओं का हिस्सा नहीं है तो स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण के आगे मंदिर क्यों है? विजय कौशिक जी, आज आप मेरी तरफ से बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं, लेकिन आप कांग्रेस की तरफ नहीं, देश की तरफ, अगर आप देश की तरफ से बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी देश की तरफ से नहीं बोल रहे। बहुत अच्छी बात है। इस बात को अगर कांग्रेस में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश की तरफ से नहीं बोल रहे, अशोक श्रीवास्तव और विजय कौशिक देश की तरफ से बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग जो है इस तरह से दिल खोल कर बोले, हिम्मत करके बोले। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी कहता हूं, डरो मत कांग्रेस के नेताओं, बोलो। जिस तरह से राहुल गांधी हिंदुओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, मैं हर कांग्रेसी से कहूंगा, डरो मत, विजय कौशिक की तरह बिना डरे बोलो। अशोक भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए बस। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई झगड़े हर जाति के अंदर हैं, और राहुल गांधी जी अगर उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना एक नजरिया है, लेकिन कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस देश के लिए लड़ती है, देश के लिए सोचती है, और विजय कौशिक कांग्रेस का हिस्सा है, इसलिए वो देश के लिए सोचता है। जहां तक राहुल गांधी जी की सोच की बात है, मैंने कहा कि कई बार सलाहकार गलत चीजें, खुद जिस देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी जाति बताते हो कि वो पिछड़ी जाति से हैं, तो आप देख लीजिए मोदी जी के भी सलाहकार कोई अच्छे तो है नहीं। ठीक है, मोदी जी के सलाहकार देश की लुटिया डुबो रहे हैं, और राहुल गांधी जी के सलाहकार कांग्रेस की लुटिया। चलिए ठीक है, तो देश की लुटिया डुबने विजय भाई, ओके विजय जी, ओके। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद तुहिन जी और बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ, 2 टूक जारी है। और आज राहुल गांधी को डिकोड भी करेंगे, और सिर्फ राहुल गांधी को जाति क्यों नजर आती है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गांव भैंसों की देहात सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है, और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
क्योंकि राहुल गांधी हर जगह जाति पूछ रहे हैं। आज उन्होंने बजट के हलवे में बजट बनाने वाले अधिकारियों की भी जाति तलाश ली। लेकिन राहुल गांधी का ये जो पूरा फॉर्मूला है, मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से वो हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते हैं। मुस्लिम वोट एकजुट, हिंदू वोटों को जाति में बांटो और इस तरह से एक विनिंग फॉर्मूला बनाओ। और इसलिए वो हिंदुओं को गाली भी एक तरफ से देते हैं, दूसरी तरफ से वो हिंदुओं को बार बार जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं हम। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के नेता है, मेरे साथ तहसीन माफ कीजिएगा तौहीन सिन्हा जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। स्टूडियो में मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ युवराज पोखरना जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ साथ मेरे साथ जुड़े हुए अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तौहीन सिन्हा जी, इस पूरी डिबेट में जिस तरह से ये पूरी डिबेट जा रही है, राहुल गांधी लगातार ऐसा लग रहा है कि जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने आज भी जिस तरह से लगातार जो भाषण दिया, आप कहें कि उन्होंने सदन की मर्यादा तोड़ी, झूठ बोला, कुछ भी हो, लेकिन वो इस तरह की एक रणनीति पर कर रहे हैं, और इस समय बीजेपी उसके सामने लाचार दिख रही है उस रणनीति के सामने। नमस्ते अशोक जी, मैं अपने मित्र विजय कौशिक को सुन रहा था। वो बड़े समझदार हैं, राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हैं। कुछ मजबूरियां हैं कि कांग्रेस पार्टी में हैं। देखिए, राहुल गांधी ने आज अपने भाषण से ये प्रमाणित कर दिया कि इस देश में अर्जुन और अभिमन्यु जो भी हो, दुर्योधन केवल एक है, राहुल गांधी, जो 50 दिन बाद भी अपने हार के सितम से, अपने हार के दुख से उभर नहीं पा रहा है, और अब जो है पूरे देश में जो है वो जहर बोने का काम कर रहा है। आप सोचिए, वो जो तस्वीर उन्होंने दिखाई थी कि इस हलवा खाने के जो वो इवेंट हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर का, कि उसमें वो पूछते हैं कि इसमें ओबीसी और दलित कौन है। इसका जवाब उन्हें प्रोफेसर दिलीप मंडल ने दे दिया है कि इसका दोष जो है केवल और केवल उनके पिता और दादी को जाता है, जिन्होंने 10 साल तक मंडल कमीशन के इंप्लीमेंटेशन को डाला था। लेकिन आज देखिए, बात यहां बहुत बड़ी है। आपको याद होगा 12 मई को उत्तर प्रदेश में एक रैली में उन्होंने इसी प्रकार से आर्मी को बांटने का प्रयास किया था। कहा था कि अग्निवीर जो है वो पिछड़ी जाति से आएंगे, दलित कम्युनिटी से आएंगे, और जो अफसर बनेंगे वो ऊंची कम्युनिटी से बनेंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी सख्त आपत्ति जाहिर की थी कि आप इस तरह से सेना को ना बांटें। ये पागलपन जो है राहुल गांधी का, ये कहां रुके? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके जो स्टूडियो में, आपके शो में अगर 10-12 लोग शामिल हैं, कुछ गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, कोई एसोसिएट प्रोड्यूसर है, तो क्या आप कभी जाति देखेंगे उनका कि कौन सी जाति का है? इस अगर पैनल में 6 लोग मौजूद हैं, तो क्या आप कभी जाति देखेंगे? कल आपने अगर पिछली फिल्म अगर कोई देखी हो, कल की देखी हो मान लीजिए, तो क्या आप देखेंगे क्रू में कितने लोग जो है ऊंची जाति के, कितने जो है बैकवर्ड है? देखिए, आरक्षण इस देश में केवल बढ़ा है पिछले 10 सालों में। नीट में जहां ओबीसी को आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ था, वहां भी हमने पिछले 3 साल में दिलाई है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मंशा है वो केवल लोगों को बांटने की है। और एक बड़ी बात आज जो उन्होंने कही है, जो कि पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, जो उन्होंने चक्रव्यूह, जो एक मनगढ़ंत चक्रव्यूह बनाया है, क्या आपने गौर किया है उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने शामिल किया है, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं? आखिर क्यों? क्या केवल उसका कारण यह है कि कश्मीर को टूटने से उन्होंने बचाया है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने तो बहुत जोर देके कहा था कि आप आर्टिकल 370 को निरस्त कीजिए और कश्मीर बचेगा नहीं। तो उनका दोष क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को बचाया है, जहां राहुल गांधी की मंशा यही है कि कुकी मिलिटेंट्स जो है वो और ज्यादा हावी हो? तो ये बहुत बड़े प्रश्न है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है आज पूरे देश में जो है उत्पात मचाना चाहता है और पूरे देश को जो है विभाजित करना चाहता है। आप कह रहे हैं कि इस तरह से उत्पात मचाना चाहता है, विभाजनकारी मानसिकता। लेकिन सवाल है इसका जवाब आपके पास क्या? मैं आऊंगा उस पर, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं आपके पास। जवाब भी बता रहा हूं। हाँ, अमृतपाल सिंह जो है, देखिए, जो अमृतपाल सिंह कर रहा था एक अलग श्रेणी में, आज उसी प्रकार की मानसिकता, विभाजनकारी मानसिकता एक पार्लियामेंट में बैठा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिखा रहा है। इसका जवाब जो है वो देश देगा। ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज देश आक्रोशित है कि एक अवसर जो है जहां इनको 99 सीट देकर जरा सी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को इस तरह से इन्होंने मजाक में उड़ाया है। ये पूरा देश देख रहा है और ये देश उनको जवाब देने वाला। ओके, ठीक है। अशोक यादव जी, सेना को भी जाति के आधार पर बांटने की बात करना, जिस तरह का भी तौहीन सिन्हा बता रहे, क्या ये देश में उत्पात मचाने की, देश में उत्पात फैलाने की और
लोगों को डिवाइड करने की, क्या ये एक रणनीति है? देखिए, सेना की बात पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में अगर मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ तो वो किस आधार पे लागू हुआ, उसका साइंटिफिक डेटा, उसका जो स्टैटिस्टिकल डेटा, वो डेटा 1931 का है। तो आप अगर कोई चीज़ लागू कर रहे हैं तो उसका आपके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस तरह की चीज़ें जब लागू हुई तो पूछा कि इसके पीछे आपका आधार क्या है। तो अगर कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो उसमें अच्छी बात है, कम से कम देश के सामने एक साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल डेटा होगा और उस डेटा के आधार पे जो भी इस समय रिजर्वेशन चल रहा है उसको और जस्टिफाइड ढंग से लागू किया जा सकता है। ठीक है, मैं चलिए इस बात को मैं मान लेता हूं कि ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा, उस पर मैं अवधेश जी से भी सवाल पूछूं। लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि आप जातिगत जनगणना करने की बात करना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन बजट बनाने में हलवे की जाति ढूंढना, हलवा बनाने वालों की जाति ढूंढना और बजट बनाने वालों की जाति ढूंढना, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? देखिए, एक मुझे लगता है कि एक तंज उन्होंने किया होगा और तंज इस आधार पर किया होगा कि मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में चलता हूं। आपने पंच लाइन जब शुरू किया था तो एक दोहा कहा था कबीरदास के कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। हम लोग इस दोहे को अपने डिबेट्स में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं माननीय योगी जी के लिए कि जो कबीरदास जी ने कहा था जाति ने पूछो साधु की, लेकिन उत्तर प्रदेश में साधु ने भी दिखाया कि साधुओं की भी जाति होती है और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जातिगत आधार पे डीजीपी बनाए जाते हैं, जातिगत आधार पे चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, जातिगत आधार पर वाइस चांसलर बनाए जाते हैं, जातिगत आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाते हैं। उसकी शुरुआत तो आपने की। आज तो योगी जी ने बताया कि 76 जो है अधिकारी थे, जिला अधिकारी, जिसमें से 56 एक ही जात के थे। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है अशोक सर। माननीय योगी जी ने सवाल विधानसभा के पटल पे रखा था और उस समय नेता विपक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चैलेंज करते हुए उनसे मांगा कि वो रिपोर्ट आप टेबल कर दीजिए। आज तक लगभग 2 साल हो गए, माननीय योगी जी रिपोर्ट टेबल नहीं कर पाए, न उनके पास कोई ऑथेंटिक डेटा। मैं अच्छा, आप लोग तो पीडीए करते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने बनाया क्योंकि उन्होंने भी देखा नहीं, दलित ओबीसी कोई नजर नहीं आया, तो राहुल गांधी जिसको बता रहे हैं कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, तो फिर दत्तात्रेय ब्राह्मण आपको विपक्ष के नेता मिलता है क्योंकि आपको लगता है दलितों के पास ओबीसी, कांग्रेस को ऐसा लगता है दलितों के पास ओबीसी के पास शायद इतना दिमाग नहीं होता। राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है तो उनके पास इतना दिमाग होता होगा, ये सोच रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीडीए करती है, समाजवादी पार्टी। पर आपको भी जब बनाना था नेता प्रतिपक्ष तो आपको कौन नजर आया? माता प्रसाद पांडे नजर आया आपको कोई पीडीए से कोई नहीं नजर आया? क्यों, उनकी बुद्धि कम होती है क्या पीडीए के? देखिए अशोक सर, जो माता प्रसाद जी की बात आप कर रहे हैं, उनके अनुभव और उनके जो विद्वता उनकी है, वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार। वो तो ऐसा आपके पास कोई दलित और ओबीसी नेता नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है ऐसा इतना प्रखर नेता? सारे आपको ब्राह्मणी प्रखर नेता मिलते हैं, या तो परिवार से मिलते हैं यादव, या फिर आपको मिलते हैं तो प्रखर पांडे जी मिलते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारा आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो टोटल पीडीए के आधार पे था। हमने लगभग 80% पीडीए को टिकट दिए और उसमें लगभग सर वो पुरानी बात हो गई ना। लोकसभा आपने पीडीए का, आपने जो भी फॉर्मूला बनाया आपको बहुत अच्छा लगा फॉर्मूला आपको, क्योंकि सीधा जनता के बीच जाना था। अब जब जनता के हाथ से वोट निकल गया तब आपने पांडे जी को बैठा दिया, तब आपको कोई पीडीए नजर नहीं आया। देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पांडे जी बड़े प्रखर हैं, उनका बड़ा अनुभव है, बड़े तेज तर्रार व्यक्ति हैं। क्यों, क्या बाकी लोगों की तेज तर्रार कम है क्या? पीडीए वाले तेज तर्रार कम होते हैं क्या? देखिए अशोक सर, ऐसा है, देखिए जो पीडीए हमारा आंदोलन है और वो आंदोलन का आधार है कि पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को जब तक उनकी संख्या के हिसाब से उनका हक और हकूक नहीं मिल जाता, समाजवादी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आपके विधानसभा में कितने लोग हैं? कितने आपके विधानसभा में सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के? देखिए सर, कितने, मुझे संख्या याद नहीं, इसलिए आप बताइए ना सर। 111 जीते। 111 संख्या 111 अगर होंगे आपके तो उसमें आपको एक पांडे जी मिले, आपको कोई पीडीए उसमें नहीं मिला। 111 में तो आप हिस्सेदारी किसकी है ज्यादा? हिस्सेदारी तो आपकी ओबीसी की होगी ना ज्यादा, आपके 111 विधायकों में। लेकिन आपको जब नेता बनाना हो विधायकों का तो आपको कौन दिखा? आपको पांडे जी दिखे। बिल्कुल, फिर आप बीजेपी को गाली देते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारा आंदोलन पीडीए का है, उस आंदोलन में किसी जातिगत आधार पर हम किसी ऐसे व्यक्ति को
अलग नहीं कर सकते जो खुद उस पीडीए आंदोलन का प्रणेता रहा हो। अच्छा। चाहे माता प्रसाद पांडे जी हैं, आज तक उन्होंने हमेशा से समाजवादी आंदोलन को, पीडीए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए हम उनको सम्मान उनका करते हैं। पीडीए हमारा आंदोलन है, लेकिन जो भी अपर कास्ट के लोग हैं जो हमारे इस पीडीए आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे, अपना आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे, वो हमारे पूज्य हैं। ये हम पीडीए के साथ लेके चलेंगे। ये पीडीए के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा छलावा है ये कह देना कि भैया जिन लोगों ने पीडीए के लिए काम किया, अरे पीडीए के लिए काम करने वाले आपके 111 विधायकों में बड़े सारे विधायक होंगे जो पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जब नेता बनाना होता है तो या तो परिवार से दिखेगा या पांडे जी दिखेंगे, पीडीए वहां पीछे रह जाता है। पर चलिए यही मैं आज यही डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। मैं फिर बता दूं, डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी की अपनी टीम में कहां ओबीसी है, कहां पिछड़े हैं, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन उनकी टीम में ना वो जिनसे मिलते हैं उसमें दलित होते हैं। ये सब चीजें जो आज मैं इसलिए बेनकाब कर रहा हूं क्योंकि ये सब दिखावे की राजनीति है, सिर्फ हिंदुओं को बांटने की राजनीति कि हिंदू बढ़ जाए किसी तरह से और बीजेपी की ताकत कम हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि अवधेश जी वो कह रहे हैं, तुहिन जी कह रहे हैं ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, लोग समझ जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी एक्सपोज हो जाएंगे। अशोक जी, मैं तो पहले तो आपका अभिवादन भी करूंगा क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे मालूम है जितना कुछ आपने दिखाया है उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। हम लोग काम करते हैं और दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी का राजनीति में मुकाबला करने वाली बीजेपी को ये सब चीज़ें शोध करके और बाकी को लाना चाहिए, क्योंकि किसान नेताओं की तस्वीर निकालना, उनमें से सारे का नाम पता करना, कौन कौन आया है, फिर उनकी जाति पता करना, उसके लिए मुझे पता है कितनी दिक्कत हुई हो, कितना मतलब पापड़ बेलना पड़ा होगा। पी चिदम्बरम के समय के आईएएस अधिकारियों की फोटो निकालना, फिर उनके नाम अपने पते किए होंगे, फिर नाम के आधार पर उनकी जाति देखी होगी, फिर ये भी देखा कि वो कब आए हैं। तो ये जो मतलब एक पत्रकारिता में जो रिसर्च धीरे धीरे घटा है, उसके कारण जो विपक्ष और किसी का नैरेटिव चल जा रहा है, उसका कारण यही है कि जो एंकर हम लोग बैठते हैं उनके पास इस प्रकार से मेहनत करके रिसर्च की कमी होती है। अब अगर ठीक से हो, राहुल गांधी जी यहां होते डिबेट में, कल्पना करिए प्रियंका वाड्रा डिबेट में होती, मल्लिकार्जुन खड़गे डिबेट में हो, या उनसे इंटरव्यू किया जाए और इसको दिखाया जाए तो क्या उत्तर देंगे, इसको मैं इस रूप में कल्पना करता हूं। तो इसीलिए आज हम लोगों के पास डिबेट में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो सब आपने दिखा दिया है और वो फैक्ट है, उसको कोई काट नहीं सकता है। और मैं इसको गलत नहीं मानता हूं कि जो हमारे समाज के दलित और पिछड़े रह गए उनका उत्थान करने का, वो आगे आए, उसकी तो चलती है, लेकिन हर जगह उसी आधार पर विचार हो तभी उनका उत्थान होगा, ये थ्योरी दुनिया में कहीं स्वीकार्य नहीं है। एफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ये थ्योरी कहीं नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है ना कि क्या राहुल गांधी जी जो कुछ कर रहे हैं वो तथ्य तर्क और सत्य के आधार पर, कि हम तथ्य तर्क और सत्य के आधार पर उनका खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी जी इस समय जिस प्रकार से दिख रहे हैं वो तो ऐसे लिख रहा है कि जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या वो एक ऐसा जो पर्सनालिटी बना दिया गया हो जिसमें कुछ चीजें फिट हो, उसको पता है कि यहाँ कहाँ लोकसभा अध्यक्ष रिएक्ट करेंगे, उसके बाद हमको तुरंत क्या कहना है, हमको वही कहना है, वही रहना है। ये फिल्मों में कैरेक्टर हम लोगों ने देखा था। मतलब विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार एक कैरेक्टर सामने आया है जिसका मुकाबला कैसे किया जाए, जिसको रास्ते पर कैसे लाया जाए, जो देश में आग न लगा पाए, देश में उत्तेजना हिंसा न पैदा हो, जातीय आधार पर विभाजन करने की उसकी कोशिश सफल नहीं हो, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, उसका कोई उत्तर इस समय देश के पास नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी इस समय जो हैं वो इस प्रकार से खड़े हो गए हैं कि उनका उत्तर इस समय किसी के पास नहीं है। मैंने कई शो में इसके बाद बोला है कि राहुल गांधी इस समय एक विस्फोटक बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जिनको देख के डर लगता है कि जिस ढंग से वो अध्यक्ष को चिढ़ाते हैं, जिस ढंग से वो भाजपाइयों को चिढ़ाते हैं, उनके साथियों को चिढ़ाते हैं, उत्तेजित करते हैं कि उठ के खड़ा हो,
जिस ढंग से वो पूरे देश को उभार रहे हैं, अगर उनको तथ्य तर्क से मतलब होता तो जब नेहरू जी की पहले कैबिनेट ने कहा कि हमको जाति जनगणना नहीं करानी है क्योंकि अंग्रेज इसको विभाजन के लिए करते हैं, नेहरू जी को आगे बढ़ाते। जो जाति से बचाने के लिए जातीय विभाजन से इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं की, राजीव गांधी ने उसको लागू नहीं किया, और क्योंकि उनको मालूम था, और हमको मुझे ये भय है कि नए सिरे से जिस उत्तेजना से, जिस हिंसाजनक भाषा में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, बीपी सिंह के मंडल कमीशन लागू करने के बाद देश में किस ढंग से 10 सालों तक अलग अलग राज्यों में जातीय युद्ध देश ने झेला है और उससे निकालने में देश को कितनी कठिनाई हुई है, ये वोट के लिए देश को उस दिशा में झोंका जा रहा है। लेकिन वो इसके लिए नहीं है। देखिए, इस देश में जो इकोसिस्टम बनाया है विदेशियों ने और बाकी, उस इकोसिस्टम में यही है कि भारत को शक्तिशाली नहीं होने देना है, तो इसको जाति के आधार पर केवल विभाजन ही नहीं, जाति के आधार पर यहां हिंसा, विभेद, लड़ाई पैदा करना होगा। अगर वो करना है तो यहां मुसलमानों को उस रूप में सेकुलर बनाओ, उनकी पीठ पर हाथ रखो, वो कुछ भी करें उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इकोसिस्टम है, उस रूप में नैरेटिव चल रहा है, तो ये भयानक इकोसिस्टम है। मुझे जो भय है नहीं, मेरी जो अंतिम बात यह है कि नरेंद्र, जब अयोध्या आंदोलन चला था यूपी बिहार जगह जगह के लोगों ने जाति से ऊपर उठ के मतदान किया था। उसी ढंग से जब नरेंद्र मोदी आए थे तो 2014 में, और मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जादवों के एक बड़े हिस्से ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, मेरे को बताते थे। अब सोचने की स्थिति यह है कि कैसे जाति पर सब आ गए। राहुल गांधी तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि देश जवाब दे देगा। भाजपा जो है संविधान हम नहीं खत्म करके खंडन नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की आज क्या स्थिति बना दी गई, महाराष्ट्र में क्या स्थिति हो गई है, हरियाणा में क्या स्थिति हुई है, राजस्थान में कैसे स्थिति बनी है, तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अगर ये नैरेटिव चल गया तो देश नए सिरे से जातीय युद्ध की ओर आएगा। बदली हुई राजनीति फिर से उस दिशा में आ रही है और ये देश के लिए भयावह है। नरसिंहा राव तक को कितनी परिश्रम करनी पड़ी थी उस समय देश को संभालने के लिए। चलिए सर, सवाल यह है कि इतना बड़ा संकट अगर ये है तो फिर इसका जवाब क्या है? युवराज पोखरना आपके पास आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए, 2 को आप देख रहे हैं और जाति पूछो भारत की, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से सारा फोकस जो है सारी देश की चर्चा को जाति पर लाना चाहते हैं, बजट और बजट के हलवे में भी जाति दिखी। युवराज पोखरना, माफी चाहता हूं सबसे अंत में आपके पास, और लेकिन ये संकट जिसकी तरफ इशारा यहां पर किया अवधेश जी ने, संकट बड़ा है। सवाल यह, रास्ता क्या है? अशोक जी, रास्ते पे आते हैं, लेकिन संकट को मैं जो समझता हूं, मैं आपके दर्शकों के आगे रखना चाहूँगा। एक है इसमें राहुल गांधी। तो लोगों की राजनीति में धुरी होती है, लेकिन राहुल गांधी जी की राजनीति में धूर्तता है, धुरी नहीं है। यदि बात करता हूं लेगेसी की, तो पंडित नेहरू के पहले कैबिनेट से अंबेडकर जी ने त्याग पत्र दिया था। क्या बोल के रिजाइन किया था कि भाई अब जातीय जनगणना नहीं करा रहे हो। और उस समय पे पंडित जी ने सारे ही कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी
कि यदि जाति जाति में हम बांटेंगे तो जो भी देश की मेरिट है वो डूब जाएगी और सेकंड रेट थर्ड रेट लेवल पे हम लोग आ जाएंगे। मंडल कमीशन की चर्चा मैं नहीं करूंगा, सब जानते हैं। और इस चर्चा का दूसरा पहलू है इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस में सनातन को ध्वस्त करना है, सनातन डेंगू मलेरिया है। एक राहुल गांधी जी के प्रिय पेस्टर कहते हैं कि भारत माता पे मैं नंगे पाँव नहीं चलता, मुझे स्कैबीज हो जाएगा। तो कोई इनके मंत्री कहते हैं मनुस्मृति को जलाना है। तो ये एक पूरा कॉन्सर्टेड एफर्ट है। ये राहुल गांधी कोई मासूम या अलड़ प्राणी नहीं है कि उन्होंने ऐसे चलो कुछ भी बोल दिया। ये पूरी एक सोची समझी साजिश है। इनका एक पॉइंट नैरेटिव है 20 हमारा 80 में बंटवारा, 80 जो हिंदू है उनको बांटना है। अब जो विपक्ष की बात है या शासक पक्ष की बात है तो ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, जनरल कैटेगरी का क्या है क्या नहीं है, ये राजनीतिक विषय है। ये मैं कांग्रेस और भाजपा के लिए छोड़ देता हूं। बट ये जो बात है कि विपक्ष जो है वो ओबीसी की राजनीति के नाम पे जो ओछी बातें कर रहा है। आखिरी 10 सेकंड एक बात रखना चाहूंगा। आज जो ओबीसी के रहनुमा बन के घूमते हैं, मुझे इतना तो बताइए साहब, यूपीए 2 में कितना मंत्री दे चुके हैं आप? आपका एक ओबीसी मंत्री था और शून्य, बिल्कुल शून्य एसटी मंत्री थे और एक या 2 एससी मिनिस्टर होंगे। तो ये ओबीसी की बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये ओछी राजनीति कर रहे हैं केवल। ठीक है, राजनीति तो है, राजनीति कैसी है ये देश की जनता को तय करना चाहिए। हमारा काम है सच को देश के सामने लाना और मैंने वही कोशिश की है और मुझे लगता है मेरे मेहमानों ने भी अपनी बात रखी। देश को फैसला करना है कि क्या वो इस जाति की जो राजनीतिक जो दलदल है, देश उसमें कितना डूब जाना चाहता है, कितना फंसना चाहता है। जी, लोगों को ये सचेत रहे, आपकी जाति है, बिल्कुल वो जाति सब जाति का सम्मान है, लेकिन जाति के आधार पर बट के राजनीति और वोट मत डालिए। नेताओं के झांसे में आके समाज को टूटने नहीं देना है। बिल्कुल, आपको कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को दीजिए, समाजवादी पर, लेकिन जाति के आधार पर मत दीजिए। बिल्कुल, इसलिए जो है इस तरह की अगर राजनीति होगी तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आज के लिए इतना ही, 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया। फिलहाल नमस्कार।